अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल आपने ठीक समझा। यूज फॉर कैलकुलेशंस। कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है। आज तक हमने कंप्यूटर के ऊपर मूवीज़ देखी हैं, आज तक हमने कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेली हैं, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन कंप्यूटर अल्टीमेटली कैलकुलेशंस करता है। और अगर कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री उठाएं तो जब पहला कंप्यूटर जिसको अबाकस कहा जाता है वो बनाया गया तो वो कैलकुलेशंस करता था। उसके बाद जितनी वर्किंग कंप्यूटर के अंदर होती गई, वो ENIAC हो, यूनिवैक बना हो, और इससे पीछे जाएं तो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन्स हमारे लिए बनाई थी, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। ये सारे के सारे अल्टीमेटली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे। और ये कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं? इस प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा का जाना, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होना, और फिर वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में उसका आउटपुट हो जाना। ये प्रोसेस कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस। तो कंप्यूटर की अल्टीमेट डेफिनेशन हमारे पास बनती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू इनपुट रॉ डाटा, प्रोसेस दी डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटिंग या डाटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, जैसे भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा का जाता है, डाटा को भेजने के बाद कंप्यूटर उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के अंदर। तो कंप्यूटिंग या डाटा प्रोसेसिंग दोनों अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, एक ही काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डाटा और इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग। अब इसके लिए बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस को समझने के लिए और डाटा प्रोसेसिंग के प्रोसेस को समझने के लिए एक शख्स लकड़ी का काम करता है, वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां काट के ले आता है। अब वो लकड़ियां अभी तक हमारे पास रॉ मटेरियल की शक्ल में मौजूद हैं, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल अभी नहीं है। उसके बाद वो शख्स उन लकड़ियों के ऊपर कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करता है। कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करने के बाद उनको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ चेयर या टेबल। अब जो वो कन्वर्ट हो गई हैं, तो चेयर और टेबल हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल या ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो यही डिफरेंस बेसिकली डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर है। डाटा बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं होता, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल, यूजफुल या मीनिंगफुल होती है। अच्छा, अब व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? तो अभी पिछली दो स्लाइड्स में हम पढ़ के आ रहे हैं कि डाटा, उसके ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई होता है और प्रोसेस अप्लाई होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन डाटा से ज़्यादा यूज़फुल होती है और इम्पॉर्टेंट भी होती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी पर्सनल शख्स के लिए भी। तो वो उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी रखता है और कुछ सरकमस्टांसिस के अंदर वो उसको शेयर भी करता है। अब इंफॉर्मेशन की क्या एग्जांपल हो सकती है? जैसे एक डॉक्टर है तो उसके पास उसके पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कौन से पेशेंट को कौन सी डिजीज है, उसके लिए कौन सी उसने दवाई प्रिस्क्राइब की हुई है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर की इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से किसी स्टोर में जाएं तो किसी स्टोर में उसके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उनके स्टोर में मौजूद है ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, उनका इन्वेंट्री का सिस्टम हो सकता है। अब डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखेगा और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है डॉक्टर के लिए, और स्टोर जो है वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन और अपने इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी रखेंगे और उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अल्टीमेटली अगर इसकी डेफिनेशन को समराइज किया जाए तो कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज समराइजेशन ऑफ डाटा, टेक्निकली डाटा और द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन सच एज समरीज, टोटल्स। तो इस डेफिनेशन से हमें बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास कुछ डाटा है, उसमें हमने कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करने के बाद उस डाटा की समरी निकाल ली है। फॉर एग्जांपल,
आप अगर कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच के एंड के ऊपर हमें वो उस मैच की समरी दिखाते हैं। उस मैच की समरी में उस पूरे के पूरे मैच का एनालिसिस मौजूद होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई डाटा है और कुछ डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई करने के बाद उसकी समरी, उसके टोटल जो निकलते हैं, वो हमारे लिए बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो इंफॉर्मेशन के बारे में तो हम पीछे बड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो हमने डाटा प्रोसेसिंग के प्रोसेस से हासिल की है, इसको डिफरेंट हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर करने के प्रोसेस को, और इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट गैजेट्स के ज़रिए या डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए डिस्प्ले करते हैं। इस प्रोसेस को हम आईटी कहते हैं। जैसे डेफिनेशन आपकी बुक से ही एक्सट्रैक्ट की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट मर्ज कंप्यूटिंग। अब ये कंप्यूटिंग का प्रोसेस क्या है? वही डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस, डाटा का आना, कंप्यूटर में प्रोसेस होना, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना, कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। अब हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स कौन से हो सकते हैं? बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आगे जाके आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में भी, कम्युनिकेशन लिंक्स के बारे में भी। कम्युनिकेशन लिंक्स कैरिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब हमारा डाटा किन किन सूरतों में हो सकता है? टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस आप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। साउंड, व्हाट्सएप के ऊपर आप साउंड भी भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, म्यूजिक शेयर किया जाता है। इसी तरह वॉइस मैसेजेस शेयर किए जाते हैं। इमेजेस, इमेजेस भी एक जगह से दूसरी जगह शेयर की जाती हैं, तो कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए। इसी तरह वीडियोस भी शेयर की जा सकती हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारी डाटा की। तो डेफिनेशन पढ़ रहा था, कम्युनिकेशन लिंक्स कैरिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियोस फ्रॉम place to place over this global village. For this purpose, the computer systems are networked in such a way that the data or information stored or processed on them is always available from anywhere at any place at any moment. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें ग्लोबल विलेज का आइडिया भी होना चाहिए। ग्लोबल विलेज क्या है? ग्लोबल विलेज से मुराद ये है कि दुनिया एक ही जगह पे इकट्ठी है। हाँ, दुनिया के एक कोने पे रहने वाला शख्स दुनिया के दूसरे कोने पे रहने वाले शख्स के इंतहाई करीब तरीन है कि वो उसको बड़ी आसानी से डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। मैंने यहाँ पे बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर, अपने हमसाया मुल्क इंडिया में या किसी और ऐसी किसी सात समुंदर पार किसी कंट्री के अंदर बात करनी है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, साउंड भेजने हैं, इमेजेस भेजनी है, तो मेरे लिए ये काम बहुत आसान है और मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है। मैं अपना मोबाइल निकालूंगा और साउंड को फॉरवर्ड कर दूंगा। क्या होना चाहिए? मेरे पास एक गैजेट होना चाहिए, एक डिवाइस होनी चाहिए, और मेरे पास कोई कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए। तो आज के दौर में हमारे पास इंटरनेट एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क मौजूद है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब ला के खड़ा कर दिया। तो इस प्रोसेस को ग्लोबल विलेज कहते हैं। आगे भी इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आ रही है। बहरहाल, ग्लोबल विलेज से हमें पता चलता है कि आईटी की मदद से हम इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमारे पास इस ग्लोबल विलेज के अंदर कंप्यूटर इस तरीके से नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेटवर्क के प्रोसेस कहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ा होना। एक कंप्यूटर का किसी कम्युनिकेशन चैनल से दूसरे कंप्यूटर का तक जुड़ा होना, इस प्रोसेस को नेटवर्क कहते हैं। सिस्टम इस तरीके से नेटवर्क है कि उनके ऊपर डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस भी अप्लाई होता है, और वो जो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन जनरेट करने के बाद उन्होंने अपने पास स्टोर की हुई है या प्रोसेस की हुई है, वो पूरी दुनिया में शेयर कर रहे हैं। कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहते तो ना भी करें। उम्मीद है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टर्म समझ आ गई होगी। तो इसकी डेफिनेशन से ये डायग्राम बनाई हुई है कि हमारी इंफॉर्मेशन को हम
लिंक करते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ज़रिए, जिसमें आजकल हमारे पास जो ज़बरदस्त एग्जांपल है वो इंटरनेट की है। और फिर वो उस इंटरनेट के ज़रिए हमारा जो डाटा या इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स तक शेयर की जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ग्लोबल विलेज क्या है? पहले थोड़ा सा आइडिया हमें पिछली स्लाइड में हुआ ग्लोबल विलेज का। तो डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है, कहता है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आवर ग्लोब बिकम वर्चुअली वन कम्युनिटी एरिया। अब ये वर्ड दरमियान में वर्चुअली या वर्चुअल, वर्चुअल किस चीज को कहते हैं? कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन नजर नहीं आती, फिजिकली मौजूद नहीं होती। जैसे अ, हम कह सकते हैं हमारी अकल है, अगर आपके पास है तो। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारी रूह है, जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन नजर नहीं आती। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल टर्म ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो मौजूद तो होती हैं लेकिन उसका कोई मास वजन नहीं होता, उसका उसकी कोई अपीयरेंस नहीं होती है। तो इसी तरीके से अब इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं और इसको समझते हैं। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आवर ग्लोब बिकम वर्चुअली वन कम्युनिटी एरिया विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जो दुनिया है वो एक कम्युनिटी एरिया बन चुकी है। एक कम्युनिटी एरिया मतलब ये कि एक ही जगह पे सब बंदे मौजूद हैं, जो कि एक्चुअली तो नहीं है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक दूसरे के इतना करीब आ चुके हैं कि वो एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। तो कहता है वेयर वन कैन शेयर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल विलेज। अब हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है डिजिटल कन्वर्जेंस का। डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स द एबिलिटी टू व्यू द सेम डिजिटल कंटेंट like pictures, sounds, images from different types of devices and gadgets. एग्जाम्पल से बात समझते हैं। आपके पास एक मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है। आप अपनी ईमेल को, जो आपको ईमेल मैसेजेस रिसीव होते हैं, उनको आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, उनको आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आपके पास अगर एलसीडी मौजूद है जिसके ऊपर एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है, तो आप अपनी वो ईमेल्स को अपने टीवी पे भी, अपनी एलसीडी के ऊपर भी देख सकते हो। या फिर दूसरी एग्जांपल आती है कि आप अपनी एक मूवी एक मोबाइल पे देख रहे हैं और आप उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं अपने टीवी के ऊपर, तो आप वो भी देख कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का मर्ज हो रहा है कि एक ही डाटा डिफरेंट जगहों पे, और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट किस्म की गैजेट्स को हमें इकट्ठा करके एक ही चीज के अंदर कन्वर्ज कर लिया गया है। अब ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। हमारी सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट गैजेट्स पे सेम तरीके से डिस्प्ले होना, इसको भी डिजिटल कन्वर्जेंस के अंदर लिखा जाता है, कहा जाता है। और हमारी डिफरेंट किस्म के गैजेट्स को एक डिवाइस के अंदर कन्वर्ज करने के प्रोसेस को भी डिजिटल कन्वर्जेंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टेलीफोन, अलार्म क्लॉक्स मौजूद हैं, कैमरा मौजूद है, कंप्यूटर है, नोट्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन है। अब इस एक स्मार्टफोन के अंदर ये तमाम इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन और इन तमाम चीज़ों की एबिलिटी इस कंप्यूटर के अंदर, इस मोबाइल के अंदर मौजूद। तो इस प्रोसेस को हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। अब मॉडर्न सिनेरियो, द मॉडर्न impact of IT has broadened the base of computing and communication through satellite, fiber optic, mobile phones, e-commerces। यानी हमारे इस मॉडर्न सिनेरियो के अंदर इस आईटी की मदद से हमारे जो कंप्यूटिंग का प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन को जनरेट होने का, फिर उसकी कम्युनिकेशन का, यानी एक जगह से दूसरे का शेयर होने का प्रोसेस ने हमारी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। मतलब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
डेवलप हो गई, हमारे कंप्यूटर के अंदर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आ गई, ई कॉमर्सेज आ गई, एम कॉमर्सेज आ गई, कंप्यूटर एनिमेशंस आ गई, मल्टीमीडिया आ गया, हाइपर मीडिया आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज है जिनके ऊपर मॉडर्न सिनेरियो के अंदर वर्किंग हो रही है, जैसे आईओटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, डेटा माइनिंग हो गई, बिग डाटा की फील्ड्स हैं। तो बहुत सारे नए नए इस आईटी के अंदर बहुत सारी वर्किंग करने की मदद से हमारा मॉडर्न सिनेरियो के अंदर बेतहाशा काम हो रहा है। और ये सारा का सारा काम असल में बेस किसके ऊपर करता है? उसी कंप्यूटिंग के प्रोसेस को और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। हमारी आईटी ही इन तमाम नए सिनेरियो की बेस है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस समझ लें क्या है, कि एक शख्स के पास सही वक्त के ऊपर सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की ताकत अगर आ जाती है और फिर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर देता है, लर्निंग का प्रोसेस अप्लाई करना शुरू कर देता है, तो ऐसे शख्स को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। मतलब एक मिसाल है कि एक शख्स एक जगह से रोजाना गिरता है लेकिन वो फिर वहीं से जाएगा, तो हम कहेंगे यार तू कितना बेवकूफ इंसान है कि तू एक ही जगह से रोज गिरता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहा, लर्निंग का प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो रहा। तो ऐसे शख्स को हम इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। इसी तरह ऐसा शख्स जिसके अंदर डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी, वो भी इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा। तो इंटेलिजेंट कौन है? जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे, लर्निंग का प्रोसेस जारी रखे और डिसीजन मेकिंग उसके अंदर अच्छी हो। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट रोबोट्स के अंदर, आज के दौर में रोबोट्स चेस खेल रहे हैं। हालांकि चेस एक बड़ी डिफिकल्ट गेम है, तो रोबोट्स के अंदर ये एबिलिटी क्रिएट की गई है कि वो चेस खेल सकते हैं। इसके अलावा आज के दौर में डिफरेंट जगहों के ऊपर रोबोट्स सर्विंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर सर्विंग कर रहे हैं। तो हमारे पास गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम उसके ऊपर आधी लाइन लिखते हैं और वो उस आधी लाइन को एनालाइज करके अपने इंटेलिजेंट सिस्टम की मदद से हमें तीन चार ऑप्शंस दिखाता है और उन ऑप्शंस के अंदर वो लाइन मौजूद होती है जो हम अभी दिमाग में सोच रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट बोट्स हैं, रोबोट्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि टेक्सटिंग करने के लिए आप उन्हें कोई टेक्स्ट करते हैं, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़ा ज़बरदस्त आंसर करते हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे कोई इंसान ही आगे से रिप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेतहाशा एप्लीकेशन मौजूद हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट के जरिए वेब के ऊपर चलती हैं, वो हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने नजर आ रही हैं उनकी। ई कॉमर्स एम कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स एम कॉमर्स का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। दराज के ऊपर हम चीज़ें खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर चीज़ें खरीदते हैं, अलीबाबा, ज़मीन.com पे हम घर को सेल करते हैं, बाय करते हैं, जगह को सेल करते हैं, बाय करते हैं, OLX के ऊपर सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग के प्रोसेस को हम कॉमर्स कहते हैं। अब ये प्रोसेस जो है अगर मोबाइल के जरिए किया जाए तो हम इसको एम कॉमर्स कहते हैं, अदरवाइज इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। इसी तरह कंप्यूटर एनिमेशन है, कार्टून्स देख लें। कार्टून्स के अलावा भी कंप्यूटर एनिमेशन बहुत सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे हमने अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग का सबसे पहले एक व्यू क्रिएट किया जाता है ताकि हमें पता चले कि ये बिल्डिंग कैसे दिखेगी। इसी तरीके से हमने अगर कोई पुर्जा बनाना है तो उस पुर्जे की पहले 3D एनिमेशन बनाई जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये 3D एनिमेशन की मदद से कि ये पुर्जा सही काम करेगा भी कि नहीं करेगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए तो हमारे पास कार्टून्स वगैरह की एग्जाम्पल मौजूद है। अब मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इज द combination of text, graphics, sounds, animations, videos that are delivered non-interactively to the user
बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस। मल्टीमीडिया यानी हमारे पास टेक्स्ट जो है वो भी मीडिया की फॉर्म है, ग्राफिक्स भी मीडिया की फॉर्म है, साउंड भी मीडिया की फॉर्म है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स, मीडिया की मल्टीपल फॉर्म्स को हम एक ही सिग्नल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने में कामयाब होते हैं, तो इस प्रोसेस को मल्टीमीडिया या हाइपर मीडिया कहा जाता है। अब मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया में बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है कि हमारे पास जो मल्टीमीडिया होता है वो नॉन इंटरेक्टेबल होता है। जैसे आप किसी सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं, तो अब उस सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं तो वो आपके साथ नॉन इंटरेक्टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि भी मैं मूवी के एक स्पेसिफिक पार्ट को स्किप कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो इंटरेक्शन मौजूद नहीं है मूवी के साथ या उस मीडिया के साथ। इसी तरीके से हमारे पास व्हेन मीडिया इज इंटरेक्टेबल with users, then it is called hypermedia, like वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वेबसाइट के ऊपर अगर मैं लेट्स से यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ देख रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं मेरी मर्जी है कि मैं जो जब मर्जी वीडियो को स्टॉप कर लूँ, जहां से मर्जी स्टॉप करके जहां से मर्जी स्टार्ट कर लूँ, मैं उसको कहीं पे भी स्किप कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हाइपर मीडिया यानी ये हमारे साथ इंटरेक्ट कर सक हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सक रहे हैं। तो ये बड़ा छोटा सा डिफरेंस है मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया के अंदर। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मौजूद है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ सिस्टम हुज कंपोनेंट्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड दे कम्युनिकेट थ्रू अ नेटवर्क टू अकम्प्लिश सेम गोल्स। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एपेक्स कॉलेज के बेतहाशा कैंपसेस मौजूद हैं। हर कैंपस की इंफॉर्मेशन उनके इंडिविजुअल सर्वर में मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि एपेक्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद है, तो अब एपेक्स के तो बेतहाशा कैंपसेस हैं और हर कैंपस की इंफॉर्मेशन उस कैंपस में मौजूद है। इट मीन्स दैट कि एपेक्स कॉलेज की इंफॉर्मेशन, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट है डिफरेंट जगहों के ऊपर। वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगहों पे लोकेट कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। अब ऑल दो वो कंप्यूटर्स किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली हमारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगहों पे पड़ी हुई है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगहों पे लोकेट कर रही है लेकिन आपस में कनेक्टेड जरूर है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग।